कैमरा कर ले रहा हूँ, आप लोग उसको स्टडी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री लेसन 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप लोग बुक में देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटीज ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ द अलार्म। द किंग हैड कमांडेड, यानी कि हम लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। मैं कैमरे को स्विच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। तो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं कि जो वर्साय, जो वहाँ की टाउन हॉल थी, वहाँ पर किस तरह से लोगों ने एकत्रित होकर के टाउन हॉल को बर्न कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे इसके हिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। आखिर लेट 19th सेंचुरी में वहाँ पर फ्रांस में हुआ क्या था कि वहाँ की जो टाउन हॉल को लोगों ने जलाने का कार्य किया है। तो मैं आप पढ़ रहे हैं, स्टोरी को समझने का प्रयास कीजिएगा स्टार्टिंग से। इन पेज नंबर देखिए आप लोग 4। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended to the throne of France. He was 20 years old and married with the Austrian princess Mary Antoinette। यहाँ के स्टोरी को स्टार्टिंग किया गया है कि 1774 में जो लुइस 16 था वो बर्बन फैमिली का था, गद्दी पर बैठा फ्रांस की गद्दी पर, और उसमें उसकी जो एज थी 20 ईयर्स थी। उसकी शादी जो है ऑस्ट्रियन की एक राजकुमारी जिसका नाम बताया गया मैरिन अंतते से किया गया। अपॉन ही सक्सेशन अ न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही वो शासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, वो पाया कि जो उसकी खजाना है, यानी कि जो मनी है, वो बिल्कुल ही खाली हो चुका था। क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से फ्रांस को इंडिपेंडेंट कराने के लिए, चूँकि ऐसा पता है आपको, दुनिया के बहुत सारे देश जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी है, ब्रिटेन का राज रह चुका है। तो फ्रांस पर भी उस समय ब्रिटेन का शासन नहीं था, और ब्रिटेन से अपने को आज़ाद कराने के लिए वहाँ लंबे समय से युद्ध चली आ रही थी, जिसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए फ्रांस को वहाँ पर युद्ध के कारण जो उसके ट्रेजरी थे, जो उसके इकोनॉमिक कंडीशंस थे, वो बैड हो चुके थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the Eminence Palace of Versailles। और ऊपर से उसके अत्यधिक खर्च को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर समस्याएं हो रही थी, क्योंकि वहाँ आलिशान पैलेस थे, उस पैलेस में मंत्री और सारे जो खर्चे थे उस पर लोड पड़ते जा रहे थे। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनीज कॉमन इकोनॉमी ब्रिटेन, यानी एनिमी ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में और सारे 13 जो कंट्री थे वो लड़ रहे थे अपनी आज़ादी को लेकर के। उसी लड़ाई में फ्रांस भी क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। और इस वार की वजह से जो है और एक्स्ट्रा बर्डन उसे पड़ जा रहा था। एक वर्ड दिया लीवर, LIVRES, लीवर्स। जैसे हमारे यहाँ कंट्री में रुपीज होता है, क्वाइंस होता है, 1 क्वाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ करेंसी क्वाइंस, उसी प्रकार वहाँ पर 1 रुपये को लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लीवर्स। तो डे बाई डे वहाँ पर जो बर्डन है इकोनॉमिक बढ़ते जा रही थी, और लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चेंज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो वहाँ पे साहूकार जो थे, बनिए बगजे जो थे, जो लोन दिया करते थे, वे अपने लोन को वो 10% इंटरेस्ट को बदल दिए थे, यानी कि और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। यानी कि इस प्रकार से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, फ्रेंच की गवर्नमेंट थी, वो भी अपने लोन को पे करने का जो टैक्सेस थी वो बढ़ा रही थी, जो अपना रेगुलर खर्च के मेंटेन करने के लिए। जैसे उसका मेंटेन था, आर्मी का खर्च हो गया, कोर्ट का खर्च हो गया, गवर्नमेंट चलाने में जो ऑफिसर्स लोग लेते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ का खर्च हो गया। सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए जो फ्रांस गवर्नमेंट थी, यानी कि लुइस 16 की जो गवर्नमेंट थी, वे अपने टैक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही थी। Yet even the measures would not have sufficient. French society in the 19th century was divided into 3 states। यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि उसमें जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 3 ग्रुपों में डिवाइड थी। हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से ग्रुप थे और ग्रुप का क्या इसका वो इफेक्ट था। डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स पे टैक्स। सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे फ्रांस के जो सिटीजन थे
वे सब लोग टैक्स को पे नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, वहाँ की सोसाइटी जो था 3 ग्रुपों में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन कौन है, सेकेंड में कौन कौन है, थर्ड में कौन कौन है, मैं बात आपसे करूँगा, वन बाय वन डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन जो टैक्सेस कलेक्ट करने का काम था वो केवल थर्ड स्टेट के लोग करते थे, यानी कि थर्ड स्टेट के लोग केवल टैक्स पे करते थे, बाकी लोग टैक्स पे नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। The society of state was the part of federal system that added back to middle ages। एक वर्ड है फेडरल सिस्टम, क्या होता है, यानी कि पैतृक सिस्टम, यानी कि जो उसका जो भी राइट्स है, जो भी वहाँ पर उसको प्रिविलेज मिला हुआ करते, जन्म से ही हुआ करता था, यानी कि पिता का संपत्ति अगर है, संपत्ति पे अधिकार उसके बेटे का ही होगा, या फिर जो जात से है या फिर कास्ट से है, वो फेडरल सिस्टम के अंतर्गत आते थे। हम आगे पढ़ते हैं, जो फिगर 2 को भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से कौन कौन से लोग किस स्टेट में आते थे। मैं कैमरे को स्विच कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट आपको फिगर दिखाने का प्रयास करूंगा कि फर्स्ट स्टेट में क्लेरगी लोग हुआ करते थे, जो कि धनी मनी लोग, चर्च के लोग जो हुआ करते थे। सेकेंड में जो नोबिलिटी स्टेट के लोग होते थे, और थर्ड स्टेट में भी 3 कैटेगरी बटा हुआ था। सबसे पहला है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट एंड ऑफिसर, लॉयर्स, etc। यानी कि थर्ड स्टेट में भी लोग तीन चार कैटेगरी के थे, 3 कैटेगरी के थे। तो सबसे धनी मनी होते थे, बिजनेसमैन होते थे, उनका एक अलग ग्रुप हुआ करता था। जो बड़े बड़े किसान, जिनके पास ज़्यादा लैंड हुआ करता था, या जो आर्टिसियन थे, कलाकार थे, उनका एक अलग ग्रुप हुआ करता था। और सबसे निचले तबके के लोग थे, जैसे स्मॉल पीजेंट हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, और सर्वेंट, यानी कि मजदूर, किसान जो है, लेबर जो है, इनका एक कैटेगरी था जो लोग टैक्स पे, यानी कि यही जो आप देख रहे हैं, ये थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, टैक्स को पे करते थे, बाकी लोग टैक्स जो पे नहीं करते थे। ओके। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड कैटेगरी के लोग थे, वो टैक्स नहीं कर पाते थे, जबकि इनकी संख्या बहुत कम थी, 10% इनकी संख्या थी, जबकि लैंड का नियर अबाउट 60% लैंड इन्हीं लोगों के पास था, और टैक्स पे नहीं करते थे, जबकि मात्र 40% लैंड इन लोगों के पास था। और ये जो है लैंड विदाउट लैंडलेस लेबर्स हैं, जो कि टैक्स को पे करने की फाउंडेशन इन्हीं को केवल थी। ओके। तो समाज जो है फ्रांस की, वहाँ पर इस तरह से बटा हुआ था कि 3 स्टेट में बटा हुआ था। ओके। तो आपने देखा यहाँ पर यह दिया हुआ है कि पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबेल्स एंड चर्च, यानी कि 60% जो लैंड थी वहाँ पर धनिक वर्ग, यानी कि नोबेल्स और चर्च, जो कि सेकेंड और फर्स्ट स्टेट में आते थे, उनके पास था। ओके। जिनको क्लेरगी कहा गया। एंड द नोबेलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ, और इनको जन्म से ही कुछ सुविधाएं दी गई थी जिनका वो उपयोग करते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सेप्शन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग टैक्स से बाहर रहे थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग जो थे वो टैक्स पे नहीं करते थे, इनके पास ये प्रिविलेज थी। द नोबेल्स फर्दर इंजॉयड द फेडरल सिस्टम, फेडरल प्रिविलेज, यानी कि और जो नोबेल्स लोग थे, उनका बेटा चाहे वो उस लायक हो या ना हो, उसकी एबिलिटी रखता हो या ना हो, लेकिन उसको प्रिविलेज वो प्राप्त होगी। दिस इंक्लूड द फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स वेयर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी, और द पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग वर्क्स। और जो थर्ड कैटेगरी के लोग जो थे, जो लेबर थे, लैंडलेस लेबर थे, या फिर जो मजदूर थे, किसान थे, वे लोग जो है थर्ड कैटेगरी में आते थे, और वे लोग जो है इस तरह के काम को करते थे। अब जैसे इसके बाद जो गवर्नमेंट को टैक्स देने के साथ साथ उनको 3 तरह के टैक्स देने होते थे। कौन कौन से? तो चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थेसिस, सॉरी टिथ्स, यानी जो है वो चर्चों पर टैक्स होता था, जिसको टिथ्स बोलते थे, जो किसान से लेते थे या पीजेंट से लिया करते थे। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और स्टेट्स को, यानी कि सरकार को, जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे वो सारे टैक्स भी देते थे। इसके बाद वो डायरेक्ट टैक्स देते थे, इसको बोलते हैं टाइल्स, यानी कि टाइल्स जो डायरेक्ट, जिसे हम लोग देते हैं ना, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह देते थे। तो वहाँ भी फ्रांस में भी उस समय टैक्स लगता था, डायरेक्ट टैक्स बोलते थे, टाइल्स बोलते थे। और इसके अलावा भी जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, चाहे वो सोप हो गया, कुछ डेली यूजेज के सामान हो गए,
टोबैको हो गया, साल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, उस पर लिखा होता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि आप जो भी चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से उस पर टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्ट होता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो टैक्स हम दो तरह देते हैं, एक देते हैं डायरेक्ट और देते हैं इनडायरेक्ट। तो वहाँ पर भी फ्रांस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के होने के साथ साथ चर्च पर भी टैक्स लगता था, जो कि पीजेंट यानी कि जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट लोग उसको पे करते थे। तो ये था फ्रांस की वहाँ की सोशल पोजिशंस 17 सेंचुरी के 18 सेंचुरी के अंडर में। अब आते यहाँ पर कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवन जीने के लोग किस तरह से स्ट्रगल करते थे, क्या परेशानियां हुआ करती थी, हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 1.1 में, पेज नंबर 5 आप ओपन कर लीजिए, हम वहाँ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1989। आप देख रहे हैं कि मात्र 60 या 70 ईयर्स में जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो बढ़ के नियर अबाउट 23 मिलियन से 28 मिलियन, यानी कि 5 बिलियन जो है पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ चुकी है। यानी कि जब पॉपुलेशन जो है रैपिड रेट से बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस रेट से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तो हमें क्या होगा, और भी चीज़ों की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी। ओके बेटा, आप सुन पा रहे हो रिप्लाई में? आर यू लिसन मी? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। आपको समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके, थैंक्स। जहाँ डाउट होगा बेटा वहाँ पर रिप्लाई करना, ओके, पूछना, आस्क करना क्वेश्चन। देते हैं कि यहाँ पर 17 सेंचुरी में वहाँ की जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो किस ढंग से बढ़ जा रही थी। और जाहिर सी बात, जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वहाँ हर एक चीज़ का, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, फूड आइटम्स हो, क्लॉथ आइटम्स हो, या फिर एनीथिंग्स जो हम डेली रिक्वायरमेंट होता है उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जब बेटा एक चीज़ मार्केट की रूल्स है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, और जब डिमांड कम होता है तो प्राइस भी क्या होती है, कम होती है। या फिर जब प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होता है और उससे प्राइस भी कम हो जाती है। तो फ्रांस में तो ऐसे ही महंगाई चल रही थी, उसमें जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा था, डे बाई डे डिमांड बढ़ रहे थे, तो जो फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन थी क्या थी, वो ज़्यादा हो रही, बढ़ जा रही थी। और कभी कभी जो है क्या बोलते हैं, बैड हार्वेस्ट की वजह से भी, थोड़ा पढ़ लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पीस विद द डिमांड, यानी जिस ढंग से डिमांड वहाँ बढ़ रहे थे प्रोडक्शन की, उस ढंग से जो है प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हो पा रहे थे। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, यानी कि उस प्रकार जो नॉर्मली लोग खाते हैं चावल गेहूँ वगैरह, जो सभी लोग को मतलब मुख्य भोजन है, वो भी क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था, जिससे वजह से वहाँ पर जो डिमांड था वो डेली बढ़ रहा था। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज द लेबर्स इन द वर्कशॉप वुज ओनर फिक्स देयर वेजेज, और जो बहुत सारे वर्कर जो थे थर्ड कैटेगरी के लोग आते थे, वे लोग दुकानों में या अदर जगह पे वर्क कर रहे थे, जिनका जो वेजेज था, मजदूरी था, वो फिक्स था, वो बढ़ नहीं रहा था, या बढ़ भी रहा था बहुत कुछ, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा था, ताकि जिस ढंग से महंगाई वहाँ पर बढ़ रही थी उस रेशियो में वहाँ की जो उनके वेजेज थे, मजदूरी थे, सैलरी थे, वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो जो पुअर और जो रिचर की जो बीच में जो गैपिंग है वो क्या होता है, डे बाई डे और ज़्यादा बढ़, यानी कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे और धनी और ज़्यादा धनी होते जा रहे थे। दिस बिकम वर्स इवन ड्रॉट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और कभी कभी क्या होता है कि खराब वातावरण या मौसम के कारण जो है फसल बर्बाद हो जा रहे थे, तो उस समय और ज़्यादा खाद्यान्न की क्राइसिस होती जा रही थी, यानी कि लोगों को लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, फिर भी लोगों की लाइफ जो है सही ढंग से सर्वाइव नहीं हो पाती थी फ्रांस में 18 सेंचुरी के दौरान में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास इवेगेंस एंड इन टू प्रिविलेज। हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1.3 में कि किस तरह से मिडिल पॉइंट को लास्ट किया गया, किस तरह से मिडिल क्लास में एक नए वर्ग का विकास हुआ, एक नया वर्ग सामने आया। देखते हैं इन द पास्ट, जैसे कि आपने पढ़ा पिछले 2 टॉपिक्स में कि वहाँ पर किस तरह से टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, क्यों बढ़ाए जा रहे थे, टैक्स के साथ साथ वहाँ पर और लोगों को टैक्स देना होता था, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और सारी अधिक से अधिक परिश्रम करने होते थे, जो कभी कभी फसल उनका बर्बाद हो जा रहा था बैड हार्वेस्ट की वजह से, या फिर डिमांड बढ़ रही थी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। यानी कि आपने देखा पिछले 2 टॉपिक्स में किस तरह से लोगों के लाइफ को सर्वाइव करने में कितनी परेशानियाँ हो रही थी। तो हमने देखा
जाहिर सी बात है जब परेशानी आती है तो हमारे सामने कोई ना कोई उपाय सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं ताकि उससे दूर हो मतलब निकला जाए। देखते हैं, इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स had participated in the revolts against increasing taxes and food scarcity। यानी कि धीरे धीरे लोगों के मन में सरकार के कार्यों के प्रति, सरकार की जवाबदेही के प्रति लोगों का विश्वास उठता जा रहा था और लोग रिवोल्ट करने को उतारू हो गए थे, यानी कि आंदोलन करने के, सरकार के अगेंस्ट में खड़े होने के साथ साथ वो तैयारी कर, चूंकि टैक्स डे बाई डे बढ़ रही थी और प्रोडक्शन या वेजेस जो है, जैसे हमारे यहाँ अब देख रहे हैं कि महंगाई जो है डे बाई डे बढ़ जा रही है और हमारे यहाँ जो जॉब है वो डे बाई डे सरकार छीन रही है, सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए, जो प्राइवेट वर्क किया करते थे, और सरकार जो है अलग चीज़ों की दाम बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में क्या होगा, लोग आंदोलन करेंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, लोग नारेबाजी करेंगे और तरह तरह के जो है सरकार के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। उसी प्रकार फ्रांस में भी वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही थी, but they lacked the mean and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन वे लोग इतने ढंग से खुल के नहीं आ रहे थे कि सरकार तक बातें जाएं और सरकार जो है इस बारे में सोचे। This was left to those group within the third state who had become the prosperous and had access to education and new ideas। और धीरे धीरे जो सरकार वहाँ की जो सोशल ग्रुप थी उस ग्रुप से लोग टूटते जा रहे थे और एक नई तरह की विचारधाराओं के साथ जुड़ते जा रहे थे जो सरकार के कार्यों के अगेंस्ट में था। The 18th century witnessed the emergence of the social group turned as a middle class। ऐसा धीरे धीरे जो 18th सेंचुरी में एक नए वर्ग का ये इमरजेंस हुआ, उत्पत्ति हुई, जिसको नाम दिया गया मिडिल क्लास का। ओके, who earned their wealth through and the expanding overseas trade and from the manufactures of goods such as the woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society। और इसमें जो मिडिल क्लास में वे लोग थे जो खासकर जो धनिक वर्ग हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, या जो अपने व्यापार को ओवरसीज यानी कि समुद्र के किनारे, समुद्र के माध्यम से समुद्री जो व्यापार किया करते थे वे लोग थे, और या कुछ लोग थे जो रिचर मैन थे सोसाइटी के, वे लोग सरकार के टैक्स इंक्रीज करने से जो परेशान हो चुके थे, वे लोग ने एक नए तरह का सोसाइटी का इमरजेंस किया, जिसका नाम दिया गया मिडिल क्लासेस। इसके अलावा इन एडिशन टू मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज द लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यानी कि मर्चेंट के अलावा और सारे लोग इसमें आए जो कि लॉयर्स, वकील, जो सरकारी लोग थे, जो थर्ड स्टेट में आते थे, जो सरकार को टैक्स पे करते थे, वे लोग भी क्या किए, इस ग्रुप में शामिल हो गए। ऑल ऑफ दीज वेयर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी वुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और इसमें वे लोग थे जो लगभग पढ़े लिखे थे और विश्वास करते थे कि किसी भी लोगों को, चाहे वो फर्स्ट स्टेट के हों या सेकेंड स्टेट के हों, चाहे क्लेर्गी हो या नोबेल्स को, उन्हें जन्म से कोई अधिकार, कोई प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ऐसा लोग मानते थे। वे लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे। रेदर अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। ये लोग मानते थे कि भाई किसी को प्रिविलेज जन्म से नहीं होकर के उसके मेरिट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ये थे मैं उनका प्रिविलेज उपयोग करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आप में मेरिट है तो आप वर्क कर सकते हैं, नहीं मेरिट है तो नहीं, आप उसको प्रिविलेज कर सकते, मतलब अवेल कर सकते थे। दीज आइडियाज eugenics a society based on the freedom and equal law and opportunity for all। और इस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक नई आइडिया समाज में डेवलप हुई, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को इक्वलिटी का अधिकार देने की बात होती थी, या सब लोगों को आज़ादी होने की बात होती थी। जो बाउंडेशन वहाँ पर कास्ट के अकॉर्डिंग, सोशल के अकॉर्डिंग, ग्रुप के अकॉर्डिंग थी। उसमें दो जो नोवेलिस्ट का नाम आता है, एक का नाम है जॉन लॉक एंड दूसरे हैं जीन जैक रूसो। इन्होंने इन हिज टू ट्रेटीज ऑफ द गवर्नमेंट नाम एक बुक लिखी। उन्होंने बहुत सारी आइडियाज़ को, बहुत सारे विचारों को उन्होंने लोगों को दिया, जिनके विचारों को लोग कॉफ़ी शॉप में, सैलून में चर्चा करते थे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ कर के सुनाया करते थे कि भाई हमारे समाज जो है किस तरह से हम पर अत्याचार कर रही है, किस तरह से हम इनसे आज़ाद होंगे, किस तरह से हमारा जो है डेवलप होगा, कि हमारी सोसाइटी जो है डेवलप करेगी। इन सारी चीज़ों की चर्चा वहाँ पर हुआ करता था।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्कस हुआ करती थी प्रत्येक चीज़ों को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक नंबर 2 है द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। हम यहाँ पढ़ेंगे कि रिवोल्यूशन वहाँ कैसे स्टार्ट हुआ। बेटा ये पॉइंट नंबर 2 है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। तब तक आप लोग लाइन पे जुड़े रहिए, हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर का। ओके, आप लाइन जाइएगा नहीं,